सोचिए, भारत की एक सबसे बड़ी अरबों खरबों कमाने वाली मशीन अचानक से खराब हो जाए। देश विदेश के सबसे बड़े इंजीनियर भी फेल हो जाएं। समय के हर सेकंड में अरबों खरबों डूबने लगे। अब सवाल ये नहीं कि मशीन कौन ठीक करेगा, सवाल ये है कि क्या एक चप्पल गांठने वाला जिसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है पर दिमाग में पूरा इंजन बसा है, वो इस मशीन को बचा पाएगा? क्या उसका एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगा? वीडियो को शुरू से समझते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, वीडियो को पहले ही एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाद में आप इस रोमांच से भरी वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और फिर लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। इससे हमें बहुत ज्यादा दुख होगा। ऐसा दुख मानो हमारी 10 दिन की मेहनत पानी में मिल गई हो। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2023 की वह सुबह बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए किसी सामान्य सुबह जैसी नहीं थी। आमतौर पर यहाँ की सड़कों पर स्टार्टअप के युवा मालिकों की चमचमाती गाड़ियां और आईटी पेशेवरों की भीड़ होती थी, लेकिन आज आर्यावर्त रोबोटिक्स लिमिटेड के सामने का माहौल भारी था। 20 मंजिला कांच की इमारत, जो भारत के तकनीकी गर्व का प्रतीक थी, आज किसी शोक सभा जैसी शांत थी। इमारत के भीतर कंपनी का सबसे बड़ा गौरव हाइड्रोलिंक H900, जो एक विशाल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मशीन थी, पिछले 10 दिनों से एक बेजान लोहे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। यह मशीन सिर्फ एक यंत्र नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम थी जो पूरे दक्षिण एशिया के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स को संभालती थी। इसके बंद होने का मतलब था हर घंटे लाखों का नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती साख। वेदांत मल्होत्रा, जो इस साम्राज्य के अधिपति थे, आज अपने ही केबिन में कैद महसूस कर रहे थे। उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर उन्होंने आर्यावर्त को खड़ा किया था, लेकिन आज उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वे हार रहे हैं। जर्मनी से आई सीमेंस की टीम, जापान के रोबोटिक विशेषज्ञ और दक्षिण कोरिया के सॉफ्टवेयर कोडर्स, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। सर, मशीन का सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लीन है, सेंसर डेटा सही है, फिर भी पावर ग्रिड से कनेक्ट होते ही सिस्टम क्रैश हो रहा है, सीनियर इंजीनियर सतीश ने कांपती आवाज में कहा। वेदांत ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। सतीश, मुझे बहाने नहीं चाहिए। अगर यह मशीन कल सुबह तक चालू नहीं हुई तो हमें दिवालिया घोषित होने में देर नहीं लगेगी। क्या हम इतने अक्षम हो गए हैं कि अपनी बनाई मशीन का दर्द नहीं समझ पा रहे? फुटपाथ का वह पागल बच्चा इमारत के ठीक बाहर धूल और धुएं के बीच 15 साल का आरव अपने लकड़ी के बक्से पर बैठा था। फटे हुए कपड़े, तेल से सने हाथ और चेहरे पर जमी धूल के पीछे एक ऐसी प्रतिभा छिपी थी जिसे दुनिया ने जूते पॉलिश करने वाला नाम दे दिया था। आरव के हाथ जूते चमका रहे थे, लेकिन उसका कान कंपनी के भीतर से आने वाली उन आवाजों पर था जो दीवारें पार कर बाहर आ रही थीं। उसे वह भारी मशीन की घुरघुराहट सुनाई नहीं दे रही थी, जो आमतौर पर दूर तक गूंजती थी। उसने अपनी फटी हुई कमीज की आस्तीन से पसीना पोंछा और अपने पास रखे एक पुराने रेडियो को देखा, जिसे उसने खुद रिपेयर किया था। आज भी नहीं चली, आरव ने बुदबुदाया। ये लोग हार्ट फेलियर का इलाज कर रहे हैं, जबकि समस्या तो नसों के दबाव में है। उसके पास ही चाय की दुकान चलाने वाला करीम चाचा हंसा। अरे ओ इंजीनियर साहब, जूते चमकाओ, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। वो करोड़ों की मशीन है, तेरा रेडियो नहीं। आरव चुप रहा। उसे याद आया कि उसके नाना, जो शहर की एक पुरानी गली में छोटा सा गैराज चलाते थे, हमेशा कहते थे, मशीन लोहे का टुकड़ा नहीं होती आरव, वो एक धड़कन होती है। अगर तुम उसे प्यार से सुनोगे तो वो खुद बताएगी कि उसे कहाँ चोट लगी है। रात को जब आरव अपने छोटे से कमरे में पहुंचा तो उसकी मां नंदिनी खांस रही थी। कमरे में सीलन की गंध थी और मेज पर दवाओं की खाली शीशियां पड़ी थीं। नंदिनी कभी बहुत सुंदर और शिक्षित महिला रही होंगी। उनकी आंखों में आज भी एक गरिमा थी, लेकिन गरीबी और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। मां, आज ज्यादा खांसी है, आरव ने उनके पैर दबाते हुए पूछा। ठीक हूं बेटा, तू थक गया होगा, थोड़ा खाना खा ले। नंदिनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। आरव जानता था कि मां झूठ बोल रही है। दवाओं के लिए 5,000 रुपये चाहिए थे और उसके पास 5,000 रुपये थे। सिर्फ 200 रुपये थे। उसे आर्यावर्त रोबोटिक्स की वह मशीन याद आई। उसने सोचा, अगर वह उसे ठीक कर दे तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन कौन उसे अंदर जाने देगा? एक पॉलिश वाला
और एक करोड़ों का प्रोजेक्ट। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली जिसमें उसने आर्यावर्त की मशीनों के स्केच बना रखे थे। उसने नाना के गैराज में पड़े पुराने मैनुअल से उस मशीन की कार्यप्रणाली समझ ली थी। वह घंटों तक उन जटिल तारों और पाइपों के जाल को अपनी कल्पना में सुलझाता रहा। अगली सुबह आरव एक अजीब से जुनून के साथ उठा। उसने अपनी पॉलिश की किट उठाई और सीधे कंपनी के गेट पर पहुंच गया। वहां अफरा तफरी मची थी। वेदांत मल्होत्रा की कार रुकी। गार्ड्स ने रास्ता साफ किया। हिम्मत जुटाकर आरव आगे बढ़ा और चिल्लाया, सर, मैं आपकी मशीन ठीक कर सकता हूं। पूरी भीड़ ठहर गई। सन्नाटा छा गया। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। चल निकल यहां से, पागल हो गया है क्या? वेदांत कार से उतर रहे थे। उन्होंने उस लड़के को देखा। वही चेहरा, वही मासूमियत जो उन्हें किसी की याद दिला रही थी, लेकिन उनका दिमाग अभी मशीन की उलझन में था। क्या कह रहे हो तुम? सर, आप गलत सेंसर बदल रहे हैं। समस्या मुख्य यूनिट में नहीं, उसके बैकअप हाइड्रोलिक वॉल्व में है। वो आधा फंसा हुआ है, इसलिए प्रेशर लौट रहा है। आरव ने एक ही सांस में कह दिया। एक सीनियर इंजीनियर हंसा। ओए, हाइड्रोलिक्स का स्पेलिंग पता है तुझे? जा, जूते पॉलिश कर। लेकिन वेदांत की नजरें आरव की आंखों में टिक गई थीं। उन आंखों में कोई मजाक नहीं था, एक वैज्ञानिक जैसी स्पष्टता थी। वेदांत ने गार्ड से कहा, इसे छोड़ दो, अंदर आने दो। सब हैरान थे। एक फटे हाल बच्चा अब उस पवित्र हॉल में कदम रख रहा था जहां दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर फेल हो गए। जब आरव ने आर्यावर्त रोबोटिक्स के लैब 1 में कदम रखा तो वहां मौजूद विदेशी इंजीनियरों ने उसे नफरत और उपहास की दृष्टि से देखा। सफेद लैब कोट पहने विशेषज्ञों के बीच आरव अपनी धूल भरी चप्पलों और फटे कपड़ों में किसी दूसरे ग्रह का प्राणी लग रहा था। वेदांत, क्या तुम गंभीर हो? यह एक सुरक्षा खतरा हो सकता है, जर्मन इंजीनियर हंस ने अंग्रेजी में कहा। वेदांत ने शांत स्वर में जवाब दिया, हमने 10 दिन और 20 करोड़ गंवा दिए हैं हंस। अब खोने को कुछ नहीं बचा, इसे बस 5 मिनट देखने दो। आरव मशीन के पास पहुंचा। हाइड्रोलिक H900 उसके सामने एक दानव की तरह खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। उसने मशीन को छुआ नहीं, बस अपने कान उसके स्टील के ढांचे के करीब ले गया। वह उसे सुन रहा था। यह क्या कर रहा है? झाड़ फूंक? एक इंजीनियर ने ताना मारा। आरव रुका। उसने एक विशेष पैनल की ओर इशारा किया। सर, इस पैनल का तीसरा स्क्रू हल्का सा ढीला है। इसके पीछे जो प्रेशर रेगुलेटर है वो कंपन की वजह से अपनी जगह से 2 मिलीमीटर खिसक गया है। जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो वो वाइब्रेशन सेंसर को गलत सिग्नल भेजता है और पूरा सिस्टम इमरजेंसी शटडाउन में चला जाता है। सतीश चिल्लाया, नामुमकिन! हमने उस पैनल को चेक किया था। बाहर से देखने पर वो ठीक लगेगा सर, लेकिन अंदर का सीलिंग रिंग कट गया है, आरव ने आत्मविश्वास से कहा। वेदांत ने आदेश दिया, सतीश, पैनल खोलो। भारी मन से सतीश ने औजार उठाए और पैनल खोला। जैसे ही पैनल हटा, वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। ठीक वैसा ही हुआ था जैसा आरव ने कहा था। एक छोटी सी रबर की रिंग कटकर वॉल्व में फंसी थी। 10 दिनों से दुनिया के बेहतरीन दिमाग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कोड्स में गलती ढूंढ रहे थे, जबकि समस्या एक 10 रुपए की रबर रिंग थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सिर्फ रिंग बदलने से नहीं होगा सर, आरव ने आगे बढ़कर कहा। किसी ने इसकी वायरिंग को क्रॉस लिंक किया है। देखिए, यह पीला तार जानबूझकर ग्राउंड वायर के साथ जोड़ा गया है। यह कोई खराबी नहीं है, यह सबॉटेज साजिश है। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वेदांत की आंखें ठिठक गईं। उनकी अपनी कंपनी में कोई गद्दार था। आरव ने औजार मांगे। वेदांत ने खुद उसे अपना निजी स्विस टूलकिट थमाया। आरव के हाथ मशीन के भीतर ऐसे चल रहे थे जैसे वह कोई सर्जन हो। उसने तारों को सुलझाया, रिंग बदली और प्रेशर को मैन्युअली सेट किया। सर, अब बटन दबाइए। वेदांत ने कांपते हाथों से स्टार्ट बटन दबाया। मशीन ने एक गहरी सांस ली। एक हल्की गूंज हुई और अचानक हरी लाइट जल उठी। पूरी लैब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। मशीन जीवित हो गई थी। वेदांत आरव के पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने ये सब कहां सीखा? आरव ने संकोच से कहा, मेरे नाना के गैराज में। वो कहते हैं कि मशीनें झूठ नहीं बोलती, इंसान बोल देते हैं। वेदांत उसे अपने केबिन में ले गए। वे उसे इनाम देना चाहते थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। इस लड़के की नाक, उसके बालों का घुमाव,
सब कुछ वेदांत के आईने जैसा था। तुम्हारे नाना का क्या नाम है? दीनदयाल शर्मा। यह नाम सुनते ही वेदांत के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। दीनदयाल शर्मा, उनके ससुर, वही इंसान जिन्होंने 15 साल पहले वेदांत को अपनी बेटी के जीवन से चले जाने को कहा था, क्योंकि तब वेदांत के पास कुछ नहीं था। और तुम्हारी मां? वेदांत की आवाज रुंध गई थी। नंदिनी शर्मा। सर, वो बहुत बीमार हैं। वेदांत को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। 15 साल पहले एक गलतफहमी, एक अहंकारी झगड़ा और नंदिनी उन्हें छोड़कर चली गई थी। वेदांत को लगा था कि उसने दूसरी शादी कर ली होगी, लेकिन वह तो गरीबी में उनके बेटे को पाल रही थी। आरव, क्या तुम्हारी मां ने कभी तुम्हारे पिता के बारे में बताया? आरव की आंखें भर आईं। मां कहती हैं कि वो बादलों के पीछे एक सितारा बन गए हैं। वो कहती है कि वो बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन शायद हमें भूल गए। वेदांत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आरव को सीने से लगा लिया। आरव हैरान था कि यह अरबपति आदमी उसे क्यों गले लगा रहा है। मैं वह सितारा नहीं हूं आरव। मैं वह पत्थर हूं जो तुम दोनों को अंधेरे में छोड़ गया था। मैं तुम्हारा पिता हूं। केबिन के भीतर का माहौल इतना भारी था कि हवा भी ठहरी हुई महसूस हो रही थी। आरव स्तब्ध खड़ा था। जिस व्यक्ति की ऊंची इमारत को वह रोज फुटपाथ से निहारता था, जिस व्यक्ति की सफलता की कहानियां वह अखबारों के टुकड़ों में पढ़ता था, वह उसका पिता था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आरव पीछे हटा। मेरे पिता, वो तो... वेदांत ने अपनी दराज से एक पुरानी मटमैली तस्वीर निकाली। यह उनकी और नंदिनी की कॉलेज के दिनों की तस्वीर थी। वही चेहरा, वही मुस्कान। आरव ने अपनी जेब से अपनी मां की एक छोटी सी तस्वीर निकाली। दोनों तस्वीरें एक ही कहानी कह रही थीं। वेदांत ने तुरंत अपनी कार निकालने को कहा। चलो आरव, मुझे तुम्हारी मां के पास ले चलो, अभी। जब वेदांत मल्होत्रा की रोल्स रॉयस उस गंदी बस्ती की तंग गली में रुकी, तो वहां रहने वाले लोग दंग रह गए। सूट बूट में सजे वेदांत जब उस सीलन भरे कमरे में घुसे, तो उनकी रूह कांप गई। सामने बिस्तर पर नंदिनी लेटी थी, पीली और कमजोर। जैसे ही उसकी नजर वेदांत पर पड़ी, उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। तुम... नंदिनी की आवाज में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी थकावट थी। वेदांत उसके कदमों में बैठ गए। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मुझे कभी पता नहीं चला कि हमारा एक बेटा है। तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? नंदिनी ने ठंडी हंसी हंसी। ढूंढती? तुम तो आर्यावर्त के सम्राट बन चुके थे। मैं एक मामूली टीचर की बेटी जो अपने पिता के स्वाभिमान के लिए तुम्हें छोड़ आई थी। मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी का एहसान नहीं देना चाहती थी। आरव अपनी मां के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी मां की खामोशी के पीछे कितना बड़ा बलिदान था। साजिश का पर्दाफाश वेदांत ने उसी वक्त शहर के सबसे बड़े अस्पताल से एम्बुलेंस बुलवाई। नंदिनी को बेहतरीन मेडिकल केयर में शिफ्ट किया गया, लेकिन वेदांत का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। आरव ने जिस सबॉटेज की बात की थी, उसकी जड़ें गहरी थीं। अगले दिन कंपनी के बोर्ड रूम में वेदांत ने एक मीटिंग बुलाई। आरव उनके बगल में बैठा था। अब वह फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण लिबास में था। वेदांत ने सीसीटीवी फुटेज और आरव द्वारा खोजे गए सबूत पेश किए। गद्दार कोई और नहीं, बल्कि सीनियर इंजीनियर सतीश था, जिसे एक प्रतिस्पर्धी कंपनी ने करोड़ों की रिश्वत दी थी ताकि आर्यावर्त को बर्बाद किया जा सके। सतीश को पुलिस के हवाले किया गया। एक नई शुरुआत 3 महीने बाद। आर्यावर्त रोबोटिक्स के मुख्यालय के बाहर अब आरव जूते पॉलिश नहीं करता था। अब वहां एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खुला था, जिसका नाम था नंदिनी दीनदयाल रिसर्च विंग। आरव को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कंपनी का यंगेस्ट चीफ टेक्निकल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। उसकी नैसर्गिक प्रतिभा को अब सही दिशा मिल रही थी। नंदिनी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और वेदांत के साथ उसी घर में रह रही थी, जिसे उन्होंने 15 साल पहले एक साथ बसाने का सपना देखा था। वेदांत ने एक शाम आरव से पूछा, बेटा, तुमने उस दिन मशीन की समस्या इतनी जल्दी कैसे पकड़ ली थी? आरव ने मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर देखा, जहां अब भी कुछ बच्चे फुटपाथ पर खेल रहे थे। उसने कहा, पापा, जब आप अभाव में रहते हैं तो आपकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। अमीर लोग मशीन को प्रॉफिट की तरह देखते हैं। मैंने उसे जिंदा रहने के जरिए की तरह देखा था। अगर वो नहीं चलती तो मां की दवा नहीं आती। वेदांत ने गर्व से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें समझ आ गया था कि विरासत सिर्फ
धन दौलत की नहीं होती। विरासत, हुनर और संघर्ष की होती है। उपसंघा आज आर्यावर्त रोबोटिक्स सिर्फ मशीनें नहीं बनाती, बल्कि आरव स्कॉलरशिप के जरिए उन बच्चों को ढूंढती है जो फुटपाथों पर बैठकर मशीनों के सपने देखते हैं। आरव अब भी कभी कभी अपने नाना के पुराने गैराज में जाता है, पेंच कसता है और याद करता है कि उसकी असली ताकत उस धूल में है जहां से वह उठकर आया है